of Wayanad give me the chance to repay the love and the affection they've shown me. जनता के लिए जनता द्वारा शासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। झारखंड में मतदान के प्रथम चरण में 43 सीटों पर वोटिंग में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी फाइट दिखाई दे रही। पहले दौर की 43 सीटों में पिछली बार 25 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थीं। इसके अलावा 2 सीटों पर निर्दलीय, 1 पर एनसीपी और 1 पर जेवीएम ने जीत दर्ज की थी। इस बार पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम चंपई सोरेन और मधु कोड़ा को अपने पाले में लाकर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, तो अपने मजबूत इलाकों में इंडिया ब्लॉक भी कुछ नई सीटें जोड़ने पर जोर लगा रहा है। 43 सीटों पर जिन दावेदारों ने जोर लगाया, उनमें से पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर और रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी शामिल है। इसके बाद झारखंड की बची हुई 38 सीटों पर और पूरे महाराष्ट्र की सभी सीटों पर एक साथ 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट पर भी वोट डाले गए। सभी जगह 23 नवंबर को एक साथ काउंटिंग होगी। इस चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम सीनियर जर्नलिस्ट और अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं का एक पैनल मौजूद होगा। तो झारखंड चुनाव की अलग अलग ये तस्वीरें आप ये देखिए। झारखंड में सुबह से ही लोगों की कतारें लगी हुई हैं। मतदान करने वाले वोटर्स को आप देख सकते हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं और वायनाड की भी तस्वीरें हमारे सामने दिख रही हैं। संजय सेठ केंद्रीय मंत्री वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महुआ मांझी भी अभी हमको तस्वीरों में दिखी, वो भी राज्यसभा सदस्य हैं। वो भी चूंकि चुनाव लड़ रही, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई दिखी। पूर्व सीएम चंपई सोरेन आप देख सकते हैं, ये झारखंड से तस्वीरें। चंपई सोरेन वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। वायनाड से भी ये तस्वीरें सीधे देख रहे हैं हम लोग। वायनाड में कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी वो हम लोग देख पा रहे हैं। दरअसल वायनाड की सीट राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुई और उसकी जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी को वहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। हरवंशी राज्यसभा के उपसभापति वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से लोकतंत्र के इस पर्व को जीवित करते हुए, जीवंतता देती हुई ये तस्वीरें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। झारखंड में आज 43 सीटों में चुनाव हुए हैं, जहां पर सीधी फाइट, ये बताया जा रहा है कि जहां पर सीधी फाइट इंडिया ब्लॉक और एनडीए के प्रत्याशियों के बीच में ही देखी गई है और पूरा चुनाव 2 खेमों में बटा हुआ दिखा। हेमंत सोरेन के अति करीबी पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अब चूंकि बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। बीजेपी ने थोड़े दिनों पहले ही जेएमएम को 2 खंडों में विभाजित किया और पूर्व सीएम चंपई सोरेन को बीजेपी ज्वाइन कराई। इसलिए हेमंत सोरेन के लिए भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं और दोनों ही तरफ से, चाहे वो इंडिया ब्लॉक की बात की जाए या एनडीए की तरफ से बात की जाए, दोनों ही तरफ से मुफ्त रेवड़ियां बांटने के दावों वादों की झड़ी लगाई गई। एनडीए तो हम लोगों ने देखा झारखंड में एनडीए की तरफ से
गोगा दीदी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये, 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर, हर परिवार को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर, युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार और 2,87,500 सरकारी पदों पर भर्तियाँ, अग्निवीरों की सरकारी नौकरी। ये तमाम वादे, इन वादों के साथ एनडीए उतरी है। इसी तरीके से तमाम वादे इंडिया ब्लॉक के नेताओं की तरफ से भी किए गए हैं। तो अलग अलग वादों के साथ दोनों गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ इस संबंध में बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट राजकुमार सिंह और शैलेंद्र सिंह जी ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी और शैलेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपनी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजकुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। राजकुमार जी, झारखंड में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है, हम सबको पता है। क्या झारखंड अपने उसी इतिहास को दोहराने जा रहा है या फिर मिथक टूटेंगे? पहले का जो इतिहास रहा है, इस बार भी लगता है कि वो इतिहास दोहराने के कगार पे झारखंड है। क्योंकि पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री जैसे बाबूलाल मरांडी हो गए, चंपई सोरेन हो गए, उप मुख्यमंत्री यहाँ पे सुदेश कुमार महतो थे आपके आजसू पार्टी के, तो ये लोग पहले बिखरे हुए थे, अलग अलग पार्टियां इनकी थी, लड़े थे। इस बार ये लोग क्लैब करके सारे गठबंधन में लड़ रहे हैं। तो हम लोग को उम्मीद है ऐसा कि झारखंड में इस बार मतलब ज्यादा कमल खिलने का ज्यादा असर दिख रहा है, ऐसा यहाँ के सब स्थिति देखते हुए। ठीक है शैलेंद्र जी, कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन, उनको एक मामले में जेल जाना पड़ा था। क्या हेमंत सोरेन के जेल जाने का जेएमएम को फायदा मिल सकता है? क्योंकि कई बार सिंपैथी वो व्यक्ति को बड़ा नेता बना देती है। शैलेंद्र जी को, मुझे लगता है शैलेंद्र जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजकुमार जी, हेमंत सोरेन जी अभी कुछ दिनों पहले तक ही जेल में थे, लौट के आए, फिर मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने, फिर चुनाव घोषित हो गए। कई बार ये होता है कि सिंपैथी वो व्यक्ति को बड़ा बना देती है, सिंपैथी वोट व्यक्ति को बड़ा बना देते हैं। तो क्या हेमंत सोरेन के साथ ऐसी कोई सिंपैथी झारखंड की राजनीति में दिख रही है? बिल्कुल, कहीं कहीं तो ऐसा हो सकता है, कुछ सीट में उनको सिंपैथी मिले, लेकिन ज्यादातर सीट जो चूंकि जिस मुद्दे जो वो घोटाला के लिए या जिस कारण से वो जेल गए थे, तो वो सारा पब्लिक टर्नअप हो जाए उनकी वोट की ओर, ऐसा जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हाँ 2-4 सीट हो सकता है जो उनका गृह, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, उनका परिवार के कुछ सदस्य लड़ते हैं, वो सब जगह उनको फायदा हो सकता है। लेकिन पूरा झारखंड में जो है एक तरह से अभी जो स्थिति देख के लग रहा है जैसे आज से 15 दिन पहले माहौल कुछ और था। लेकिन फिलहाल मोदी जी के कुछ रैली हुआ, जोगी जी की रैली हुई, इसके बाद यहाँ पे स्थिति बिल्कुल बदली हुई सी दिख रही है। मतलब उनके सामने हमको लगता है कमजोर पड़ गए हैं अभिषेक हेमंत सोरेन जी। जी ठीक है, हमारे साथ प्रशांत जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा प्रशांत जी। प्रशांत जी, आप चूंकि सरकार के साझीदार रहे हैं, पिछले 5 सालों में जेएमएम सरकार के साथ आप रहे हैं, और सबसे ज़्यादा करप्शन के आरोप झारखंड की राजनीति में अगर लगे हैं तो कांग्रेस नेताओं पर ही लगे हैं। चाहे वो धीरज साहू का मामला हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं डैमेज करता हुआ दिखा, और आलमगीर आलम, वो उनके साथियों, उनके सहयोगियों के यहाँ जो छापे पड़े, आलमगीर आलम अभी जेल में भी हैं, आपकी तरफ से वो मंत्री भी थे झारखंड में। तो ये डैमेज कंट्रोल कैसे कांग्रेस करेगी झारखंड की पॉलिटिक्स में? चूंकि एक चरण तो हो गया, अब दूसरा चरण अभी वहाँ उसमें भी अभी शेष है, और उसमें भी आप चूँकि मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो चरण भी, दूसरा चरण भी। जी आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे चर्चा में सम्मिलित करने के लिए, और सभी पैनलिस्टों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात जो आपने पूछा वहां से शुरू करता हूं। झारखंड का जो स्टेट बना, उसका गठन सन 2000 में हुआ छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन्होंने आंदोलन चलाया, आदरणीय शिबू सोरेन ने, जल जंगल जोहार और आदिवासियों के लिए,
और उनकी बोली और जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों और हमारे वनवासी मूल निवासी के अधिकारों को सुरक्षित रखने की। इस बैकग्राउंड में जब आप देखेंगे तो 4 बार भाजपा के मुख्यमंत्री रहे, जो वहाँ पे बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, आपके विभाग के जो चीफ मिनिस्टर से मेरा नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, वो पिछली बार 2019 में चुनाव हारे। अब आ जाते हैं करप्शन के मुद्दे पे। तो जल जंगल जमीन जो है वो आदिवासियों की और झारखंडियों की, कोयला झारखंडी का, पैसा अदानी का, प्लांट अदानी का, बिजली जारी बांग्लादेश में, फायदा हो रहा है अदानी का। जनपद का नाम है गोंडा, वहां से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे। बाकी आप अर्थ लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण। रही बात घोषणा पत्रों की, तो जो घोषणा पत्र में भाजपा ने घोषणा की है 2 सिलेंडर फ्री, 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराना, 2100 रुपए देना, वृद्धावस्था को 2500 रुपए देना, 2 लाख सरकारी पदों का भरना, 1,83,000, 2,87,000 अपना सेल्फ असिस्टेंट रोजगार क्रिएट करना। तो मेरा सवाल सीधा सा है कि 28 राज्य हैं प्रदेश में, देश के अंदर, वहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, असम में सरकार है, महाराष्ट्र में चुराई हुई सरकार है। वहाँ पे ये सब योजनाएं क्यों नहीं लागू की जा रही? वहाँ पे सरकारी पदों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी के नाम पर अभ्यर्थियों पर लाठियां चली। तो लाठियां किसने चलवाई? एक तरफ आप रोजगार की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जो यहाँ के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड में जाके प्रचार कर रहे हैं। अब रही बात भ्रष्टाचार की, नवाब मलिक को जेल किसने भेजा? ईडी सीबीआई ने भेजा कि नहीं भेजा? नवाब मलिक किस पार्टी में है? अजीत पवार की पार्टी में। अजीत पवार के साथ आप गठबंधन है, वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। अब आप उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। अब आ जाइए ईडी सीबीआई पे। कल रात में 13 जगहों पर छापे पड़े, जिनमें से 7 छापे पड़े झारखंड में। अगर सेंट्रल एजेंसी ईडी के पास इनपुट था कि कुछ लोग जो है वो इमिग्रेंट्स हैं, फॉल्स इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए, तो इनपुट उनको क्या कल ही रात्रि मिला? स्वप्न कल ही रात्रि आया आज प्रथम चरण के चुनाव से पहले, और उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी और उसके ऊपर निशिकांत दुबे ने आज सुबह ट्वीट भी कर डाला एक्स के ऊपर। अब आ जाइए 2019 और 2024 के चुनाव पे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 12 लोकसभा क्षेत्र में थे, 12 लोकसभा क्षेत्रों में 57 लोकसभा क्षेत्रों पे विधानसभा क्षेत्रों पे उनकी बढ़त थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो उनको सीटें मिली 25। हमको 2012 में मात्र 2 सीटें मिली थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जनता दल के गठबंधन को 40 सीटें प्राप्त हुई, हमने साथ नहीं। 2024 में बात कर लीजिए आप, फिर देख लीजिए 14 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी 8 जगह जीती, हमारा गठबंधन 5 जगह जीता। अभी तक के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से 59% मतदान हो चुका है। 2019 में 69% वोटिंग हुई थी। अगर वोटिंग परसेंटेज सेम रहता है तो एक बेसिक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि वोटिंग परसेंटेज सेम रहने पर सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। आने वाले समय में देखा जाएगा, दूसरे चरण के चुनाव के बाद 23 नवंबर पर जनगणना होगी, मतगणना होगी। मतगणना में जो भी मतदाताओं का आदेश होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मुद्दों में भटकाने में, काटने और बांटने में अगर कोई सबसे आगे है तो वो हमारे प्रतिद्वंदी है। इसको कहने में मुझे कोई लाग लपेट नहीं। धन्यवाद आलोक जी। ठीक है शैलेंद्र जी, हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, ईडी सीबीआई जांच भी कर रही है उसकी, लेकिन अब तक किसी भी आरोप में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। हेमंत सोरेन को जेल जरूर जाना पड़ा, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। ये बात हेमंत सोरेन अगर वहां की जनता को समझाने में कामयाब होते हैं तो क्या उसका लाभ उन्हें मिलेगा इस चुनाव में? हेमंत सोरेन असल में आलोक जी जो भी चुनाव हो रहे हैं, मेरी आवाज इको कर रही है। जी बोलिए, आपकी आवाज मुझे सुन पा रही, मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज को, आप बोले। मैं बोल रहा हूं कि अभी झारखंड के अंदर चुनाव है, ये भ्रष्टाचार का ऊपर है ही नहीं। भ्रष्टाचार का ऊपर तो बात होगी तो हेमंत सोरेन तो खानदानी भ्रष्टाचारी हैं, उनके पिताजी, और आप लोगों ने सबने देखा था कि उनको संसद में जेल हुआ था और बहुत सारी घटनाओं के साथ उनका जेल हुआ है। वो फिर अभी भी जेल से होकर के आए हैं। समस्या उसकी का नहीं है, मतलब भ्रष्टाचार का नहीं है। क्यों?
क्योंकि अलग अलग पार्टियों में जो भी भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस, झारखंड का कोई भी पार्टी अभी नहीं कह सकता कि मेरी मेरी पार्टी पूरी सुचिता से चुनाव लड़ रही है। वहां पे दूसरे मुद्दे पे चुनाव होना है। अब रहा लोक लुभावन कार्यक्रम, जो मैया सम्मान योजना है वो हिट योजना है, वो उसने हिट किया है, कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है हेमंत सोरेन को। लेकिन इस 5 सालों के अंदर जो युवाओं में बढ़ता हुआ एक आक्रोश है, जो बेरोजगारी है, जिसको प्रदेश स्तर पे इसको हल करने का इन्होंने वादा किया था, जो जो वहां पे बिजली की सप्लाई बाधित रही है। और अभी एक सज्जन कोई बोल रहे थे कि गोडा में बिजली उत्पादन होता है, बांग्लादेश में बेचा जाता है, फायदा अदानी का होता है। दोस्त, या तो आप इन चीजों को बरगला रहे हैं या आप इतनी आसानी से इन चीजों को समझना नहीं चाहते। देश के साथ कई चीजों की आयात होती है, कई चीजों की निर्यात होती है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन होता है। निशिकांत दुबे जी को इस मामले में बहुत थैंक्स बोलना चाहिए झारखंड की जनता को कि उन्होंने गोडा में अदानी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगवाया, जिसके अंदर इतने ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। क्या वो झारखंड में सारी बिजली की खपत हो जाती है और झारखंड के लोग क्या फ्री में बिजली जला पाते? पैसे तो झारखंड के लोगों को देने ही पड़ते। तो आप यह क्यों सोचते हैं कि झारखंड में अगर किसी चीज का उत्पादन हो तो झारखंड में ही उसकी खपत होगी, तभी झारखंड के लोगों का फायदा होगा? तो कुल मिलाकर के अभी अगर परिदृश्य देखा जाए, 65% तक की वोटिंग हुई है, 4 बजे के बाद तक की सूचना है। और इस सूचना के आधार पर ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 50-50 जैसा माहौल बनता दिख रहा है। और 50-50 में कुछ भी हो सकता है। अभी जो 43 सीट है, इनके ऊपर कुछ भी कंक्लूजन निकालना मुश्किल है कि शिबू सोरेन की पार्टी का मजबूती बढ़ रहा है या हेमंत सोरेन की पार्टी का, या वहाँ पे रघुवर दास जी और इनके ये अपने बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व वाले भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बढ़ रही है। अभी कुछ भी स्पष्ट कहना मुश्किल है। इसलिए अगर कोई भी भ्रष्टाचार की बात करता है तो बेमाने है। मैं इतना ही कहूंगा लोग जी। ठीक है, शिबू सोरेन जी का नाम लिया है, इसलिए राजकुमार जी आपसे भी एक सवाल है। इस बार ये ऐसा चुनाव है, हेमंत सोरेन इंडिया ब्लॉक के मेन फेस बन गए हैं और ये चुनाव सही मायने में हेमंत सोरेन के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का सवाल है। शिबू सोरेन इस बार स्वास्थ्य कारणों से चुनावी मैदान में नहीं है, चुनावी प्रचार में नहीं है। इसके अलावा उनके जो सबसे करीबी राइट हैंड जिनको मानते थे, वो जिन पर इतना भरोसा करते थे कि जब वो जेल गए तो उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी, चंपाई सोरेन, वो भी उनका साथ छोड़कर चले गए। ऐसे में हेमंत सोरेन क्या वही पुराना परफॉर्म कर पाएंगे जो 5 साल पहले उन्होंने किया था, या वो कमजोर हुए हैं? आलोक जी, बिल्कुल मतलब स्थिति ऐसा है, हेमंत सोरेन जी ही मेन चेहरा ही तो सही बात है। कांग्रेस का यहाँ पे कोई जनाधार झारखंड में नहीं है। पूरा कांग्रेस एक मतलब हेमंत सोरेन के भरोसे पर पार्टी कांग्रेस का यहाँ जो भी बड़ा चलता है पार्टी का जनाधार है। तो आप बताया कि हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन इसमें रोल में नहीं है, तो पिछले बार भी मेरे ख्याल से वह स्वस्थ थे वो, तो उनका रोल तो बहुत ही 10 साल से लगभग सक्रिय राजनीतिक में नहीं है। केवल वो राज्यसभा सदस्य हैं, इसके अलावा सक्रिय राजनीतिक में नहीं रहते हैं। हमको जो लगता है यहाँ के आकलन ऐसा लगता है कि चूंकि शिबू सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन तक या कांग्रेस का इंडी गठबंधन का जब भी अभी गवर्नमेंट जब भी लोग कर रहा है, तो भ्रष्टाचार का केवल एक मंत्री आरोपित नहीं है। आप देख लीजिए, जेल में बंद है आलमगीर आलम, वो भ्रष्टाचारी के पत्नी के फिर से टिकट मिल गया। दूसरा यहाँ पे घोटाला में अभी रात में भी रेड हुआ था ईडी का, तो उसमें भी बहुत सारा शायद पैसा मिला है। एक सप्ताह पहले भी हुआ था, तो 1.5 करोड़ उन्हीं के निजी सचिव थे कोई श्रीवास्तव जी, कोई रिलेटिव के यहाँ पड़ा, तो वहाँ 1.5 करोड़ रुपया मिला था। तो इन लोग का मतलब इलेक्शन इतना नजदीक है, 4 दिन 10 दिन बाद रिजल्ट आना है, लेकिन घोटाला का सिलसिला जो है रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा है। तो ये जनता क्या है ना कि सब समझती है, जनता को कोई बरगला नहीं सकता आज के युग में। वो कोई कांग्रेस के भाई साहब प्रवक्ता थे, वो बता रहे थे कि केवल ये लोग लड़वाता है, ये करता है। तो यहाँ पे झारखंड में देखिएगा, जो डेमोग्राफी का बार बार जो मुद्दा उठता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। संथाल परगना क्षेत्र में, इनफैक्ट रांची राजधानी है झारखंड की, यहाँ पे ये सराउंडिंग देखिएगा तो 15 से 20 हजार पॉपुलेशन ऐसा है जो रोहिंग्या आके यहाँ पे सब सरकारी जमीन में घर बना लिया है और लोग रहता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। दिन वो लोग छेड़छाड़ करता है, लड़की लोग से डकैती करता है, ऐसी रैन बसेरा की तरह कहीं आके रह लेता, मतलब कोई प्रोटोकॉल नहीं है।
तो ये सब देखते हुए हमको लगता है कि जनता बहुत कुछ समझती है और वो बदलाव चाहते हैं। इस बार झारखंड में हमको लगता है कि बदलाव की लहर है और वैसा होना चाहिए। जी ठीक है। अनिल गोयल जी, राजकुमार जी की आपने बात पूरी सुनी, डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ही ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं कि घुसपैठिए अगर आते हैं किसी राज्य में तो क्या ये राज्य की सुरक्षा का दायित्व है, राज्य की पुलिस का दायित्व है कि उन घुसपैठियों को रोके? बॉर्डर में क्या राज्य की पुलिस काम आती है? ये बार बार सवाल उठ रहा है और आपकी तरफ से सवाल उठ रहा है। डेमोग्राफी चेंज, सीए और बांग्लादेशी घुसपैठी, ये बात सिर्फ झारखंड की नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होता है तब भी आप लोगों की तरफ से ही होता है कि वहाँ पर भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुस गए। राजकुमार जी भी वही सवाल उठा रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं कि रोहिंग्या घुस गए हैं, बांग्लादेशी घुस गए हैं, इसलिए सरकार परिवर्तित हो सकती है। तो ये काम तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार का है ना, कि सीमाओं में इतना कड़ा पहरा हो कि जो घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हों, चाहे वो रोहिंग्या हों, वो अंदर हिंदुस्तान की सीमाओं में ना आ सकें। आलोक जी, मेरा बड़ा स्पष्ट मत है कि हम एक दूसरे पर आरोप लगा करके चीजें ठीक नहीं करते। अगर वो आ गए हैं तो है तो स्टेट की जमीन में रहे हैं, जमीन उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, संसाधन उनके दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर कोई राशन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह, वोटर आइडेंटिटी कार्ड बना, ये तो सब तो लोकल सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। लोकल सरकार अगर कोई आते तो आइडेंटिफाई करके दे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बाहर करे। ये देखो समस्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अब आप अगर उनको वोटों के लिए आप अगर बुलाना चाहोगे, वोटों के लिए उनको शरण देना चाहोगे, अपने वोट बैंक पक्के करना चाहोगे, आपको देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रदेश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, तो निश्चित तौर पर जनता इस बात को देखती है कि जनता के हकूक, जनता के संसाधन ये विदेशी जो घुसपैठी लोग हैं वो आकर के करते हैं, बाद में ये गुंडागर्दी करते हैं, मारकाट करते हैं और अफरा तफरी करते हैं। तो उस सबसे भाकर लोकल लोग रहने वाला बड़ा परेशान रहता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट का भी मामला है। मतलब ये ठीक है कि बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी कोई किसी न किसी तरीके से घुसपैठ करता है तो लोकल सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को पहचान करके उनको बाहर करा जाए। लेकिन हम बजाय बात इस बात के कि आप मुझे ये बताएं कि जो ये घुसपैठी हैं उनकी सरकार उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको कब तक, चाहे बांग्लादेशी हैं चाहे रोहिंग्या मुसलमान हैं, हम कब तक इनको झेलेंगे? आप ये बात बताएं कि कब तक हिंदुस्तान इन सबको झेलता रहेगा? इस पर अंकुश तो लगना चाहिए। और अंकुश लगने में जब हम राजनीति के देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कदम उठाती है, हम उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। हमको वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और वोट बैंक की राजनीति उस टाइम हमें देखना चाहिए देश हित किसमें है, प्रदेश हित किसमें है। आप देश हित और प्रदेश हित को नजरअंदाज करके उनको वोटों की राज के स्तर से देखना चाहते हो कि वो आएंगे, हमें वोट देंगे, हमारी सरकार बनेगी, चाहे कुछ भी लुट जाए पिट जाए। तो ये जनता देख रही है कि कौन लोग हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो उनको बचा रहे हैं। इसमें अंतर है। आप एक तरफ दोस्त के, एक तो हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हम नए नए कानून ला रहे हैं, कानूनों से अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं वो उनको बढ़ावा दे रही हैं, वो उनको बुला रही हैं, वो उनको संसाधन उपलब्ध करा रही हैं। तो निश्चित तौर पर जनता ये परिवर्तन देख रही है। जनता ये देख रही है कि एक तरफ कौन सी पार्टी जो देश हित और राष्ट्र हित और स्टेट हित के बारे में बात करती है, एक जो पार्टी है वो सिर्फ अपने परिवार के हित की बात कर रही है, अपने पार्टी हित, परिवार हित, परिवार के भ्रष्टाचार को बचाना, अपनी पार्टी को बचाना, स्टेट भाड़ में जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट भाड़ में जाए, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। उससे मतलब है कि मुझे सत्ता को कैसे भोगा जाए। तो इसमें अंतर है। मैं भाई साहब के बात से मैं सहमत हूं, मेरे पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे कि जनता बिल्कुल देख चुकी है, जनता समझ चुकी है और जनता वाकई में परिवर्तन चाहती है। और जनता के को हम गुमराह नहीं कर सकते, अधिक समय तक गुमराह नहीं कर सकते। सच्चाई जब जनता के सामने आती है और जनता जिसको ठुकराने अमल बना लेती है उसको कोई वापस ला नहीं सकता, ये भी तय है। और आज झारखंड की जनता का जो फैसला है निश्चित तौर पर ये मानी बैठी है कि अगर झारखंड सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है। इनको सत्ता सौंपनी चाहिए और इससे डबल इंजन की सरकार काम भी करेगी, विकास भी होगा और ये घुसपैठी है ये बाहर भी निकलेगी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रशांत जी, झारखंड चुनाव में जितने भी बड़े बीजेपी नेता वहां चुनावी रैली कर रहे हैं, उनका सबका
कहने का मतलब और लबोलुबाब एक ही है कि ये प्रांत, झारखंड प्रांत, बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों के कारण बना, लेकिन पिछले 5 सालों में आपके साथ जो गठबंधन सरकार रही, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन सरकार जो रही, उसने वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ा दी, किसान परेशान है, आदिवासी परेशान है, युवा परेशान है और लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त कर दिया। ये बताया कि ये आरोप है, एलिगेशन है बीजेपी का कि पिछले 5 सालों में 16,000 रेप केस हो गए और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से 5 साल में ध्वस्त हो गई झारखंड की। आलोक जी, मैं बीच में ड्रॉप हो गया था, तो मुझे पूर्ववर्ती प्रवक्ताओं ने क्या बोला है उस बारे में जानकारी नहीं है। रही बात कानून व्यवस्था की, मैंने आपको अपने प्रथम वक्तव्य में ही बोला कि प्रयागराज में लाठियां चल रही हैं, यूपीपीएससी के गेट नंबर 2 को काला किया जा रहा है, अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि हम व्यवस्था को सही करने की तरफ कदम उठा रहे हैं, और उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जहाँ चुनाव हो रहा है वहां जाके रोजगार की बात कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री कटेंगे बटेंगे की बात कर रहे हैं। एक वही देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो कपड़ों के आधार पर लोगों को पहचानने की बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड बना झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन के प्रयासों के बाद, ना कि जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, बिल्कुल उत्तराखंड भी बना था, तो छत्तीसगढ़ भी बना था। तो उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति क्या भाजपा ने बनाई थी? यह छत्तीसगढ़ की मांग क्या भारतीय जनता पार्टी ने रखी थी? नहीं रखी थी ना। इसी प्रकार से देश को भटकाने का काम ना करें, मुद्दों पे बात करें। और मुद्दे ये है कि 2 सिलेंडर फ्री देंगे, 2 सिलेंडर तो यूपी में भी फ्री दे रहे थे। 13 मार्च 2022 को चुनाव नतीजा आया है, उत्तर प्रदेश में 2 सिलेंडर मिले क्या होली दिवाली पे? उत्तर प्रदेश में तो गैस का दाम 900 रुपए है, राजस्थान में 1000 रुपए है, तो वहां भी 500 रुपए में दीजिए ना। ऐसी कौन सी घोषणा करते हैं? 2022 तक हर आदमी को तक मिल रही थी, किसान की आय दोगुनी होनी थी, 2024 खत्म होने को है, हम नवंबर में चर्चा कर रहे हैं, ये बता रहे कि राम राज ले आए 10 साल में। कौन सा राम राज लेके आए आप? प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था 10 साल में, अब 20 करोड़ लोगों के रोजगार बन गए। 20 करोड़ लोगों के रोजगार अगर बन गए तो वो पूर्ववर्ती प्रवक्ता बताते हैं गोड्डा में वहां के लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिला है, उस प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रही है, कोयला झारखंड का है, और बिजली का जो समझौता हो रहा है वो बांग्लादेश से हो रहा है। तो मुझे जरा ये डेटा वो निकलवा ले आरटीआई से कि कितने झारखंड के लोगों को उस पावर प्लांट में एम्प्लॉयमेंट मिला है जो गोड्डा का है, जहाँ के सांसद निशिकांत दुबे हैं। क्या संबंध है निशिकांत दुबे का गौतम अडानी से? बगल के छत्तीसगढ़ में जो अभी जमीन कब्जा की गई है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जमीन कब्जा करके किसको दी गई है? आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं झारखंड चुनाव की, जहां पर पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है और हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल है, जिससे हम लोग झारखंड चुनाव को लेकर तमाम सारे सवाल और उनका जवाब ले रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र जी भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। शैलेंद्र जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। शैलेंद्र जी, कांग्रेस नेता धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ का रुपया मिलना पूरे देश ने देखा। इसके बाद फिर झारखंड सरकार के ही एक मंत्री आलमगीर आलम, उनके यहाँ, उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके कर्मचारियों के यहाँ बड़ी पैसों की बरामदगी हुई, ईडी सीबीआई एजेंसियां वहाँ पर लगीं, और इसके अलावा 2 एमएलएज कांग्रेस के, उनके यहाँ भी कैश की जब्ती हुई। तो कुल मिलाकर इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं इस तरीके के मजबूत ठोस आरोप लगते रहे और पैसों की बरामदगी होती रही है। क्या इसका खामियाजा इंडिया ब्लॉक को इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? आलोक जी 100%, क्योंकि झारखंड की जनता ये देख रही है कि माननीय शिबू सोरेन जी, जो गुरुजी, दिसोम गुरु भी बोलते थे लोग, गुरुजी भी बोलते थे, एक समय था कि उनकी तूती बोलती थी और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है झारखंड के निर्माण के लिए। लेकिन झारखंड के निर्माण के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उसको कंप्लीट उन्होंने बदल डाला लूट में। जब झारखंड का निर्माण हो गया है, उसके बाद इस परिवार ने जितना लूट सकते हैं उससे ज्यादा लूटा। मतलब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से लेकर के और रांची तक और देश के किसी कोने से लेकर विदेशों तक इनकी प्रॉपर्टियां बनी हुई हैं। कहां से बनी हुई हैं? ये जो है आदिवासी जनता जो है, भोली भाली जनता, उसके नाम के ऊपर इन्होंने करप्शन किया, इन्होंने लूटा और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया।
और इनके साथ सबसे बड़ी बात जो अभी हो रही है, जो देश विरोधी गतिविधि है। एक तरफ तो केंद्र की जो नीति रही है, पहले की केंद्र की नीति थी कि बांग्लादेश बॉर्डर सॉफ्ट बॉर्डर था, तो लोग बाग इस पार से उस पार शादी विवाह के रिश्ते थे। लेकिन उसको अब एक स्ट्रेटेजिकली जब रोहिंग्याओं को घुसाने का कार्यक्रम शुरू हो गया और डेमोग्राफी चेंज के लिए शुरू हो गया, तो जो मोदी सरकार है उसने निर्णय लिया कि हाँ, यहाँ बार फेंसिंग किया जाए, जिसका काम हो रहा है। तो जब तक बार फेंसिंग पूरी नहीं हो जाती और इस बीच में जो लोग भी घुस गए हैं, तो राज्य सरकारों के, पुलिस का और वहाँ के स्थानीय नेताओं का एकदम उत्तरदायित्व तो बनता है। नैतिक जिम्मेवारी और कानूनी जिम्मेवारी दोनों बनती है, देशभक्ति भी बनती है कि उनको बाहर किया जाए पकड़ के और पुलिस के सुपुर्द किया जाए। लेकिन उनको ये जमाई टोला बनवाते हैं, जमाई टोले में ये उनका वोटर कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाते हैं ताकि ये वोट दें। तो ये चीज देश विरोधी है और इस चीज को पूरे झारखंड की जनता देख रही है। वायनाड का चुनाव भी प्रभावित करने वाला है झारखंड की जनता को और झारखंड के चुनाव को। वायनाड में प्रियंका गांधी के सपोर्ट में वहां कंप्लीट हिंदू और मुस्लिम का माहौल बना हुआ है और वहां की मुस्लिम जनता ही इनका सपोर्ट कर रही है, बाद बाकी वहां कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मुस्लिम झंडे जो वहां पे चल रहे हैं कांग्रेस के समर्थन में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इनके साथ यहाँ पर है, तो उसका असर भी यहाँ होने वाला है। तो आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अगर ये कांग्रेस के साथ नहीं मिलकर चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छी स्थिति में होते, लेकिन कांग्रेस के साथ चुनाव लड़के इन्होंने अपनी स्थिति खराब कर ली है। और इनकी अगली स्थिति खराब जो दूसरे चरण का चुनाव है, राहुल गांधी ने 2-4 मीटिंगें और अगर कर दी तो इनका और मिट्टी पलीद हो जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी अब मंचों से, पहले तो लाज शर्म भी करते थे, लेकिन अब तो मंच से भी मनुस्मृति का विरोध और इसके बाद हिंदू देवी देवताओं का विरोध मंच से भी कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो कसम ठान रखा है कि आप हिंदुओं को मिटाना है, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर पड़ता हुआ दिखेगा। और कहीं ना कहीं आपको चंपई सोरेन वाला जो डेंट है, चंपई सोरेन गुरु जी के सबसे करीबी थे, क्या जो थी उनको सीएम पद से हटाने की, क्यों एक ही परिवार की पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, पार्टी के अध्यक्ष बनते रहेंगे, ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। क्यों? क्योंकि चंपई सोरेन से अच्छा और विश्वसनीय आदिवासी नेता कौन हो सकता था, जिसको कि हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा कदम उठाते हुए उनको सीएम पद दिया था। लेकिन उनको सीएम पद से हटाने की क्या, एकदम जेल से आते ही बेचैनी हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इनके विरोध में जाती दिख रही है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। जी ठीक है प्रशांत जी, आपने पूरी बात सुनी होगी। ये बात तो मुझे भी लगता है और एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में सबसे कमजोर कड़ी दिख रही है और उसकी वजह है धीरज साहू वाली बात तो मैंने बताई। इसके अलावा पार्टी के विधायक दल के नेता और कद्दावर मंत्री, झारखंड के कद्दावर मंत्री रहे आलमगीर आलम, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। हेमंत सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा टूट फूट का अगर डर रहा है तो कांग्रेस विधायकों को ही डर रहा, उन्हीं की आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा टूट फूट की प्रॉब्लम देखने को मिलती रही। लेकिन ये बात और रही कि सब लोग एक साथ खड़े रहे। इसके अलावा 2 बार पार्टी के विधायक ब्लैक मनी के साथ पकड़े गए। जमीन में जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी आप इस चुनाव में नहीं कर पाए और सर्वे बता रहे हैं कि जो 18 का जो आपका एक तरीके से आंकड़ा है, 18 सीटें पिछली बार जो आप जीते थे उससे आप नीचे आ रहे हैं। क्या आलोक जी आपका मुझसे? जी प्रशांत जी। आलोक जी सवाल क्या है आपका मुझसे? बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, सवाल क्रमबद्ध करिए तो मैं उसका जवाब दूं। प्रशांत जी, इस बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखी जा रही है क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशन ज्यादा हैं। आपने धीरज साहू का मामला देखा, उसके बाद जो आपके विधायक दल के नेता थे और झारखंड में कद्दावर मंत्री माने जाते थे आलमगीर आलम, उनके यहाँ वो जेल में बंद हैं, उनके यहाँ छापे पड़े, उनके सहयोगियों के यहाँ छापे पड़े, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़े और बड़ी बरामदगी भी हुई। माननीय आलोक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुन लीजिए। 234 सांसद है इंडिया ब्लॉक में, उसमें 55 सांसद हमारे विपक्ष में, लोकसभा का विपक्ष का नेता हमारा नेता राहुल गांधी है। पहला जवाब। दूसरा जवाब, नवाब मलिक अरे आपको झारखंड की राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, विधायक दल के नेता की बात कर रहा हूं। आप कहां हैं? आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल आराम से सुन रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का भी तो जवाब दीजिए। बोथ थिंग्स आर गोइंग ऑन कंटेम्परेरीली। नवाब मलिक के यहाँ भी तो छापे पड़े,
सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी तो जेल में गए। उनके यहाँ बरामदगी नहीं हुई, उनके यहाँ बरामदगी नहीं हुई। धीरज साहू के यहाँ 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। आलमगीर आलम के यहाँ पैसा बरामद हुआ है। हेमंत सोरेन के यहाँ ईडी सीबीआई के छापे हुए, लेकिन उनके यहाँ पैसा और बरामदगी नहीं हुई है। इसलिए कमजोर कड़ी आपको माना जा रहा है। बीजेपी आपको कमजोर कड़ी के रूप में देख रही है। आप पत्रकारिता करिए, उनको राजनीति करने दीजिए। कर्नाटका में जिस इनके पूर्व मंत्री के यहाँ से कैश बरामद हुआ था, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? तो इनके यहाँ जाकर के, इनकी वॉशिंग मशीन में जाकर के कोई भी व्यक्ति धुल जाता है। 4500 करोड़ के अजीत पवार वो धुल करके साफ हो जाते हैं, नवाब मलिक साफ हो जाते हैं, एनसीपी एसपी से इनका गठबंधन हो जाता है, महबूबा मुफ्ती से चुनाव वो बाद गठबंधन करके सरकार बनाते हैं कश्मीर में, तब वो साफ हो जाती है। जब वो 24 में चुनाव लड़ती है तो फिर वो गंदी हो जाती है। तो इनके हिसाब से आप अपना व्यू मत बनाइए, आप फैक्ट। अरे हमारा व्यू थोड़ी ना है, हमारा व्यू क्यों? हमारा, मैं आपको बता तो रहा हूं ना, ये आपको माना जा रहा है, ये सर्वे बता रहे हैं, बीजेपी का एलिगेशंस है, हमारा व्यू थोड़ी ना है। हमारा व्यू, एलिगेशन तो बहुत सारे हैं, खैर एनीवेज हरियाणा चुनाव। ठीक है, अनिल गोयल जी से आपकी बात का जवाब लेता हूं। अनिल गोयल जी। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेरे प्रशांत भाई ने हमेशा आरोप ही आरोप लगाए हैं। जब आप कांग्रेस के विषय में पूछा जाता है, ये फौरन बीजेपी पे चले जाते हैं। आप ये बताएं कि आपने यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ है, आपके यहाँ जो लोग पकड़े गए हैं, उसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। तो इसका मतलब आप ये तो मान रहे हो आप भ्रष्टाचारी हैं, आप ये तो मान रहे हो हमारी ये चीज पकड़ी गई है। आप ये है कि मैं चोर तो तू भी चोर, जो चोर नहीं है उसको चोर बताना और अपनी चोरी के बारे में सफाई पेश करना, ये कांग्रेस की आदत नहीं है। अभी आपने बात करी, पहुंच गए प्रयागराज, आप बात पहुंचे किसानों की। किसानों की आय 2014 के 2024 के मुकाबले पर आय बढ़ी है। आप इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। निश्चित तौर पर आप बेरोजगारी की बात आ गए, आपके दिमाग में सरकारी नौकरी ही नौकरी है, लेकिन दुविधा क्या है? नौकरी सरकारी चाहिए, इलाज प्राइवेट चाहिए, नौकरी सरकारी चाहिए, स्कूल प्राइवेट चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं, जो लोगों को हमने स्वरोजगार के लिए तैयार करा है, उन सबके लिए आज देखा जाए तो हिंदुस्तान का नौजवान खाली नहीं है, वो सरकारी नौकरी के लिए खाली है। तो मेरे भाई, अभी आपने जो आलम साहब का लिया नाम, या धीरज साहू जी का लिया, या और जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनके भ्रष्टाचार की बात आपको कहनी चाहिए, उनके भ्रष्टाचार के बारे में आपको जवाब देना चाहिए। अभी आप अजीत पवार की बात कर रहे थे, आप ये कहो कि अजीत पवार तुम्हारे राज में भ्रष्टाचारी था, उसने तुम्हारे टाइम में भ्रष्टाचार करा और हम कानूनी कार्रवाई इस पर चल रही है, जांच अनुचित करें, आप प्रूफ पेश करो और ज्यादा, देखो उसमें सजा होती है नहीं होती है। लेकिन जब आपके टाइम में भ्रष्टाचार हो रहा है और आप उस भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दूसरे पर भ्रष्टाचार को आरोप लगा रहे हो, आप अपने भ्रष्टाचार को ठीक करो, आप अपनी कानून व्यवस्था को ठीक करो। आपने जो व्यवस्थाएं खराब कर रखी हैं, अब आप अगर मैं दूसरी बात कहूं तो आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, दोनों जमानत पर बाहर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में ही जमानत पर बाहर हैं। तो आप पहले अपने आप को, तो जनता ये चाह रही है, जनता जो वोट देगी वो उसको वोट देगी जो उसके दिमाग में क्लीन होगा, जो उसके अंदर भ्रष्टाचार रहित होगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम परिवारवाद को खत्म करने पर लगे हुए हैं, हम माफियावाद को खत्म करने पर लगे हुए हैं। देश में परिवारवाद भी नहीं चलेगा, माफियावाद भी नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार भी नहीं चलेगा और देश आगे बढ़ेगा। ठीक है। प्रशांत जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिएगा, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, क्योंकि हमारे दो और मेहमान इंतजार कर रहे हैं हमारी बात का। जी प्रशांत जी। परिवारवाद चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन सिंधिया जी मिनिस्टर बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमारे यहाँ जब आरोप लगा तो कोयला घोटाले का आरोप लगा, जो कि एक प्रोपेगेंडा था, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन सभी मंत्री जेल में गए। पवन बंसल जी रेल मंत्री थे, उनके ऊपर ट्रेन दुर्घटना में उनके ऊपर आरोप लगा, नैतिक जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। और सभी लोगों के ऊपर सारी कानूनी कार्रवाई हुई, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो और बाकी जितने भी आरोप लगाए थे, उनका कोई साक्ष्य उच्चतम न्यायालय में नहीं पाए गए। बाद में वो लोग जमानत पे छूटे। सेम चीज आप आगे आप तो देख लीजिए, आप सत्येंद्र जैन का हो या मनीष सिसोदिया का हो या आप
कई अरविंद केजरीवाल का हो या जितने भी और विपक्ष कई सारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, सबके ऊपर कार्रवाई की गई। और बड़ी अच्छी बात है कि इनकी सरकार बहुत इतनी सजग है भ्रष्टाचार के प्रति, पर अपने यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार को भी तो स्वीकार करना चाहिए। और जो बाहर से आ रहा, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है अजित पवार पे, क्या कार्रवाई हो रही है अजित पवार पे? 54 सीट दे दी आपने उनको, ये कार्रवाई हो रही है। और आपने कहा कि अगर भ्रष्टाचार पे जनता वोट देती है और जनता तय करती है, तो जनता ने क्यों राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली से जिताया? क्यों स्मृति ईरानी जी को, जो केंद्रीय मंत्री थी, क्यों उनको राय? ठीक है प्रशांत जी, ठीक है अनिल जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, क्योंकि दो हमारे मेहमान हमारे सवालों को इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल संक्षिप्त दूंगा। अजय माकन ने आरोप लगाया आम आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए, आम आदमी ने आरोप लगाया कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए, दोनों भ्रष्टाचारी एक से मिल गए, चोर चोर मोसेरे भाई। तू मेरा विषय। और तीसरी बात ये उसके बाद के नवाब मलिक के लिए स्पष्ट समझेगा, उसके चुनाव प्रचार में बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता उसके चुनाव प्रचार में नहीं भाग लेगा। हम अपने स्टैंड पर क्लियर है, उनकी अपनी पार्टी का लोकतंत्र मामला जो मर्जी करे, हम अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर है, हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेंगे। ये बड़ा स्पष्ट तौर से हमारा कहना। ठीक है अनिल जी ठीक है, आपके पास आऊंगा। राजकुमार जी, आज जिन 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, पिछले 2019 से अगर उनका कंपैरिजन करें तो इनमें से 29 सीटों पर, आज का जो इंडिया ब्लॉक है उस समय यूपीए था, 29 सीटों पर कांग्रेस, जेएमएम और आदर्श गठबंधन उसने 29 सीटें जीती थी। इसके अलावा 14 सीटें एनडीए और उनके यानी कि बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ गई थी। इस बार कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है आपको कि कमोवेश ऊपर नीचे वही आंकड़े रहेंगे? जी, लग तो रहा है स्थिति यहाँ देखे कि इस बार जो 14 सीट था बीजेपी का, तो ये 43 सीट में मतलब इनका 20 से 25 के बीच का सीट इसमें आना चाहिए। हम लोग का जो ये फर्स्ट फेज का जो पोल मतलब लग रहा है ऐसा, क्योंकि पलामू का कुछ सीट है, वहां से एक मिथिलेश ठाकुर मंत्री थे, उनके बारे में भी स्थिति जो हम लोग को खबर मिल रहा है कि वो अच्छी नहीं है, मतलब उनकी। दूसरा इधर के हो गया आपका लातेहार में भी इनके एक बैजनाथ राम मंत्री हैं जेएमएम के, वहां से प्रकाश राम जी पूर्व विधायक भी पहले रहे हैं, बीजेपी के हैं, वहां भी उनका स्थिति। तो इधर का जो पलामू एरिया है, जो इधर का उनका सीट घटता हुआ दिखाई दे रहा है अभी, तो जिससे हम लोग को लगता है कि आगे तो पता है अभी 20 तारीख को, लेकिन इसमें ये लोग को बढ़त है बीजेपी वाले को 7-8 सीट पिछला से। जी ठीक है। शैलेंद्र जी, झारखंड के साथ आज 10 राज्यों की 31 विधानसभा और सबसे महत्वपूर्ण जिसका आपने भी चर्चा किया, वायनाड लोकसभा सीट पर भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं। आज वहां पर वोटिंग हो भी गई है। केरल के वायनाड में जो वोटिंग हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी के इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हुई थी और प्रियंका गांधी के जीतने पर कोई संशय और सवाल नहीं है। लेकिन आपसे जो सवाल है वो ये कि प्रियंका गांधी हाउस का फर्स्ट टाइम मेंबर बनने जा रही हैं, तो क्या कांग्रेस को इससे ताकत मिलेगी? देखिए आलोक जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इसमें कि वायनाड का चुनाव कांग्रेस के लिए सांप और छुंदर की जो कहावत है, हार गए तो मुश्किल और जीत गए तो मुश्किल। कैसे? अगर हार गए तो कम्युनिस्ट स्थिति वहां मजबूत है, ये प्रूफ होने वाला है और इनकी स्थिति वहां पे खराब होगी। जीत गए तो पूरे हिंदू समाज में, सनातनी समाज में एक मैसेज देने में कामयाब रहेगा कि ये परिवार अगर जीत सकता है तो केवल मुस्लिमों के समर्थन से जीत सकता है। तो इस तरीके से आने वाले समय में इनके जो भी कदम होंगे उससे भारतीय जनता पार्टी या जो भी राइट विंग है उसको फायदा होता हुआ दिखेगा। प्रशांत जी से मुझे जानना है कि प्रशांत जी, जब भी आपसे पूछा गया धीरज साहू के 400 करोड़ रुपए का या आलमगीर आलम के जो है 150 करोड़ रुपए या जो भी रुपए प्राप्त हुए, तो उस समय तुरंत आप भाग जाते हैं हैदराबाद, तुरंत भाग जाते हैं आप कर्नाटका, तुरंत चले जाते हैं महाराष्ट्र अजित पवार पे और सत्येंद्र जैन पे और दूसरी जगह पे। लेकिन आप ये नहीं, एक लाइन यही बोल दीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने उन घर में जाकर रुपया रख दिया था, तो भी सीधा जवाब हो जाए कि यहाँ झारखंड के मुद्दे पे बात हो रही है तो मुद्दे से हम भाग भी रहे। तो आप मुद्दे से भागिए मत, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि अब की बार देश की जनता और पूरे देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना आभा मंडल खो रही है और उसका फायदा कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को मिलता हुआ दिख रहा है। मैं अभी भी इस बात से सहमत हूँ कि इस फेज के चुनाव में करीब 22 से 23 सीटें बीजेपी जीत सकती है, 50-50 जैसा मैंने पहले बताया।
तो उसमें 50-50 का आंकड़ा होता हुआ दिख रहा है, 20 हो जाए, 21 हो जाए, 22 हो जाए, और बाद बाकी 6, 7, 8 सीटें कम होती हुई दिख रही है इंडी गठबंधन। अगर यही इनका समर्थन नहीं लेती अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कभी भी देश विरोध का और सनातन विरोध का आरोप नहीं है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पहले तो भ्रष्टाचार के आरोप में थी, अब देश विरोध पे भी उतर आई है। तो इस तरीकों की चीजें जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो भी गठबंधन करेगा उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी ठीक है, ठीक है। अनिल गोयल जी, जहां जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं, जिन राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं, वहां पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर आप हमेशा हंगामा करते रहते हैं और हमेशा एलिगेशंस लगाते हैं कि वो उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं, उसके बाद भी वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर राज्य की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहे हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति में भी आप भी वही कर रहे हैं। आपने भी मुफ्त रेवड़ियां बांटने का जो वहां पर वादे किए हैं, वो उसमें आप किसी से पीछे नहीं हैं। गोगो दीदी योजना, 2100 रुपये हर महीने देने का वादा, 500 रुपये में LPG का सिलेंडर, हर परिवार को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर, युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार, 2,87,500 सरकारी पदों पर भर्तियां, अग्निवीरों को सरकारी योजनाएं, सरकारी नौकरियां, आयुष्मान योजना पर 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा, OBC आरक्षण, ये तमाम सारे जो आपने वादे किए हैं, क्या इससे लगता नहीं कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी ही हैं? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप वायदे करो और उसको अपने बजट के हिसाब से करो। आप जनता को सुविधा दो अपने बजट के हिसाब से। आप ये देखो कि हिमाचल के अंदर वायदे करे, हिमाचल की सरकार दिवालियापन पर आ गई, वो स्टाफ को सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कर्नाटक के हाल देखो, दिवालियापन पर जा रहे हैं। प्रश्न इसका है कि स्टेट गवर्नमेंट जो सरकार है वो अपनी आर्थिक स्थिति देख करके उसमें से जनता को जो भी मदद करना चाहती है, जिसको आगे बढ़ाना चाहती है, वो आगे बढ़ाए, इसको किसी ने नहीं रोका। लेकिन वो ये नहीं है कि आप रेवड़ियां बांटो और उसके बाद में स्टेट का दिवालापन निकाल दो, उसको कर्ज के अंदर डुबो दो, उसका डेवलपमेंट रोक दो। आज दिल्ली का पूरा डेवलपमेंट रुक चुका है, आज हिमाचल का डेवलपमेंट रुक चुका है। आप अगर डेवलपमेंट रोकोगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा? आप आंख मीच के रेवड़ियां बांट दो और उस पैसे की व्यवस्था कहां से होगी, कैसे होगी, ये ना करो। अब जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर महिलाओं को देने का वायदा करा था 31 लाख करोड़ रुपया, और उनका टोटल बजट है 27 लाख करोड़ रुपया, टोटल बजट 27 लाख करोड़ रुपया, घोषणा करें 31 लाख करोड़ रुपए की। तो आप जनता को ये तो बताओ, ये पैसा कहां से आएगा? क्या जनता से टैक्स के रूप में वसूल करोगे, जो हिमाचल प्रदेश में करा कि उनको सरकार आती है पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया? मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी काम करो उसको व्यवस्थित तरीके से करोगे, नहीं करोगे। आपके पास चवन्नी है तो चवन्नी के हिसाब से चलोगे, आपके पास रुपया तो रुपए के हिसाब से चलोगे, और आप जो बोल रहे हो उसकी व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी। जनता ये पूछना चाहती है कि जो आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हो, ये पैसा कहां से लाओगे, इसको कैसे व्यवस्थित करोगे? हमने करके दिखाया है, इन्होंने हमेशा जहां भी करा है वहां पर उस स्टेट का दिवाला निकाल कर दिखाया, इसका दिवाला निकल गया, इसका दिवाला निकल गया। ये बीजेपी में और में ये सीधा अंतर है। जी ठीक है। राजकुमार जी, आप झारखंड की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। महागठबंधन यानी कि जो कांग्रेस और JMM का जो गठबंधन हुआ है, उसकी तरफ से भी रेवड़ियां, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के जो दावे किए गए, वादे किए गए हैं, उनमें से कोई कोर कसर नहीं रखी गई है। आपको पता ही है कि मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने 25 रुपये देने का वादा किया गया, सभी परिवारों को 450 रुपया LPG सिलेंडर देने का वादा किया गया, 450 रुपये में प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने का वादा किया गया, 10 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार तथा 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। ये तमाम सारी, अनुसूचित जाति को 28%, अनुसूचित जनजाति को 28%, अनुसूचित जाति को 12% और OBC को 27% आरक्षण। मतलब पूरी तरीके से आरक्षणमय कर देंगे अगर जीतेंगे तो झारखंड को। क्या अब इन्हीं मुफ्त के रेवड़ियों से ही राजनीति आगे चलेगी? क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत है? लोग जी, आप देखे होंगे पिछले बार भी जो इनका चुनाव था तो हेमंत जी बहुत लंबा लंबा वादा किए थे, हम लोग को याद है। मतलब ये सीखने की जरूरत है हर एक पार्टी को कि अपना कमिटमेंट करके अगर नहीं करते हैं किसी चीज को तो जनता पर उसका क्या दुष्परिणाम होता है, वो कैसा उनका सोच बदलता है। हेमंत सोरेन जी पिछले बार भी किए थे, बिहार का भी जो चुनाव था
हेमंत ये तेजस्वी यादव ऐसे ही किए थे कि एक दिन में 5 लाख नौकरी का वादा। हेमंत सोरेन जी भी किए थे, लेकिन ये 5 साल पूरा होने का है। सेकेंड अब 5 साल के मतलब टेन्योर 10 दिन 5 दिन में खत्म होने का है। लेकिन आप देखिए कि तो रोजगार के मुद्दे पे, फिर जो डेवलपमेंट का भी मैंने ऑल ओवर देखिएगा तो झारखंड का नहीं हुआ ये। और जो वादा करके नहीं करने से क्या होता है ना कि जो जनता है वो बड़ा उससे दुखी होता है और वो फिर मूव कर जाता है। हो सकता है उनका पिछला जो कार्यकाल था हेमंत जी का थोड़ा ठीक था इससे, तो उससे जनता कुछ इससे उम्मीद कर रहा था कि आएंगे तो अच्छा करेंगे काम, लेकिन हेमंत जी का भी वही हुआ। और सबसे बड़ा जो अभी झारखंड का जो मुद्दा है चुनाव में, हम जो समझ पा रहे हैं, ये जो डेमोग्राफी चेंज वाला आप देख रहे हो कि बीजेपी वाले ने बार बार मुद्दा उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि क्या होता है कि सेंटीमेंट के साथ एक वर्ग जो है ये मुद्दा होने से कटेंगे बटेंगे, ऐसा मुद्दा होने से क्या हो रहा है कि वो एकजुट हो जा रहा है। उससे जेएमएम और कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है इस चुनाव में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी ठीक है, फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाज़त देता है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा, अनिल जी, राजकुमार जी, शैलेंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड हो या महाराष्ट्र, दोनों ही राज्यों में एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीधी फाइट है, इसलिए इन राज्यों के नतीजे अपने पक्ष में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव को मिलाकर ये एक मिनी आम चुनाव जैसा हो गया है। इन राज्यों के नतीजों पर हमारी भी नज़र है। टीवी 27 न्यूज़ इन राज्यों के सभी बड़े अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए टीवी 27 न्यूज़। नमस्कार। People of Wayanad, give me the chance to repay the love and the affection they've shown me. जनता के लिए जनता द्वारा शासन।